नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम बात करेंगे कि CAA, NRC, NPR को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग रियासतों से अब ये खबरें आ रही हैं कि कई रियासतों से ये खबर आ चुकी है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि वहाँ की जो हुकूमत है वो NPR के मौजूदा जो उसका फॉर्मेट है उसके वो खिलाफ है। इसमें कई राज्यों का नाम है, कई रियासतों का नाम है और सबसे अहम अगर हम इसमें कहें वो नाम है बिहार का, क्योंकि बिहार में खुद BJP JDU के साथ मिलकर इक़्तिदार में है। और ऐसे में बिहार में अगर ये बात सामने आती है, वहां करारदाद इस बात को लेकर मंजूर की जाती है कि NPR का जो मौजूदा फॉर्मेट है वो काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ साथ हमने आपको एक रोज कबल बताया था कि आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही बात सामने आई है। काबीना ने वहां फैसला लिया है कि मौजूदा NPR उसे काबिल कबूल नहीं है। तेलंगाना में काबीना फैसला हो चुका है और इसके अलावा केरल में भी हो चुका है और राजस्थान में भी NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा चुकी है, पंजाब में भी मंजूर की जा चुकी है। तो इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि CAA, NRC, NPR को लेकर जो एहतजाज का सिलसिला है वो कहीं थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर से जुनूब की रियासतों में। और हालिया दिनों जो दिल्ली में फसादात फूट पड़े थे उसका भी जो पेशखेमा है या उसकी वजह यही बताई जा रही थी कि जिस तरह लगातार दिल्ली के एक के बाद एक कई जगहों पर जो धरने शुरू हो गए थे, उसके खिलाफ एक ख़ास जो ग्रुप है या गिरोह है वो इस नारे के साथ कि ये खाली होना चाहिए, ये गैर कानूनी है, और किस तरह से दो ग्रुप आपस में एक साथ हो जाते हैं, उस पर कई तरह की बातें सामने आई। फिर दिल्ली में फसादात का दौर देखा गया। फसादात के बाद अब जो है वहाँ रिलीफ का काम चल रहा है और उसमें अब दौरे भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको हमने दिखाया था किस तरह से अजीत डोभाल जो NSA हैं वो गए थे, उसके बाद अनिल बैजल का दौरा हुआ, उसके बाद जो है वहां पर राहुल गांधी कल एक रोज कबल वहां पहुंचे, आज फिर से अनिल बैजल वहां उन इलाकों में गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो फसादात के बाद के हालात हैं, फसादात के दौरान हुकूमतों ने क्या अपना किरदार निभाया, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत हो या फिर मरकज की हुकूमत हो, वजारत दाखिला हो, ये एक अलग सवाल इस पर है। और इसी को लेकर पार्लियामेंट का जो मौजूदा सेशन चल रहा है, पिछले 3 दिनों से पार्लियामेंट के सेशन में लगातार हंगामा आराई हो रही है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसकी ये मांग है कि दिल्ली फसादात पर बहस कराई जानी चाहिए, जबकि स्पीकर जो है उनका ये कहना है, या जो उसमें जो बस इक़्तिदार जमात की तरफ से जो पार्लिमानी वजीर हैं, पार्लिमानी उमूर, उनका ये कहना है कि बहस कराई जाएगी लेकिन होली के बाद। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या होली से पहले नहीं कराई जा सकती बहस। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामे की नजर है। आज तो ताज़ा ये मामला देखा गया कि वहाँ अपोजिशन के खासतौर से कांग्रेस के कई मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन हम आज आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इन सब के जड़ में जो है वो है CAA, NRC और NPR को लेकर एहतजाज, सदाए एहतजाज। और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका कहना है कि एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, जो इस मुल्क भारत के आईन ने उन्हें यह हक दिया है। तो आज इसी पर हमारी खास बात होगी। और लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हम जो आज खास मौजू है उसके साथ साथ पहले आपको हम 8 अहम खबरें दिखाना चाहते हैं। और ये 8 अहम खबरें इस तरह से हैं, आप तस्वीरों में देखिए। सबसे पहली खबर तो यही है कि 7 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि लोकसभा के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, वो उनका सलूक अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने बदसलूकी की है और तशद्दुद के मामले पर काफ़ी हंगामा हालांकि हो रहा है दिल्ली फसादात के ताल्लुक से, जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा है। गुज़िश्ता दिनों के हंगामे की वजह से स्पीकर ने कांग्रेस के 7 रुकने पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया। गौरव गोगोई और प्रतापन समेत 7 कांग्रेस अरकान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और इन अरकान पार्लियामेंट में बदसलूकी का इल्ज़ाम है। वहीं पर जो लोकसभा में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर जैसा उनका बयान था कि अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। बीजेपी और यानी कि स्पीकर का जो ये कार्रवाई हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि ये तानाशाही जो है ये रवैया है, यानी वो बहुत सख्त उन्होंने कमेंट किया है। लेकिन ये खबर अहम है कि 7 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के
के पूरे सेशन के लिए, बजट सेशन का ये दूसरा मरहला चल रहा है, बाकी के पूरे सेशन के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। और दरअसल कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार आवाज उठा रही है कि दिल्ली फसादात के ताल्लुक से सदन में यानी पार्लियामेंट के अंदर बहस कराई जाए, ये मांगे। दूसरी खबर है कोलकाता से। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि CAA NRC NPR के खिलाफ लगातार जो है वो रैलियों या मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कोलकाता में आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये रैली मुनक्किद की गई और कोलकाता में पार्क सर्कस में पहले से ही तकरीबन 50 दिन पूरे हो चुके हैं जहां पर खवातीन लगातार जो है वो धरने दे रही हैं CAA NRC NPR के खिलाफ, तो उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। तीसरी खबर है ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी पर। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई है या ताहिर हुसैन खुद सुपुर्दगी के लिए आए थे। बहरहाल आम आदमी पार्टी के मुअत्तल कारपोरेटर ताहिर हुसैन ने खुद सुपुर्दगी कर दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद सुपुर्दगी की है। दिल्ली तशद्दुद के बाद से ताहिर हुसैन का कोई पता नहीं था, उनकी तलाश जारी थी और ताहिर हुसैन पर दिल्ली तशद्दुद में मुलव्वस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ताहिर पर IB अफसर अंकित के कत्ल का भी इल्जाम लगा है। हालांकि ताहिर ने खुद को बेकसूर बताया है। अब जाहिर है कि मामला अब जो है वो कानूनी मरहले से गुजर रहा है। सच क्या है वो सामने आएगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। चौथी खबर है निर्भया मामले की। कई बार से तारीख में तब्दीली लगातार हो रही थी, लेकिन अब जो खबर है ताज़ा वो ये है कि निर्भया के चारों मुजरिमों के लिए नया डेथ वारंट जारी हो गया है और पटियाला हाउस कोर्ट ने मुजरिमों की फांसी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे इन चारों मुजरिमों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। निर्भया के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और का ये मामला है। बाद में वो काफ़ी जो है उनकी हालत नाजुक हो गई थी, फिर वो काफ़ी कुछ दिनों इलाज के बाद उनका जो है उनके वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन इस मामले में जो ये चल रहा था ट्रायल लगातार, वो अब फाइनल जो तारीख है वो ये है कि 20 मार्च को इन्हें फांसी दी जा सकती है। पांचवी अहम खबर है वो उन तमाम लोगों के ताल्लुक से है जो नौकरी पेशा लोग हैं। EPFO ने शरह सूद में कमी कर दी है। ये कमी साल 2019 और 20 के लिए की गई है। PF की शरह सूद 8.65% से कम करके 8.50% कर दी गई है। इस फैसले से निजी कंपनियों के करोड़ों मुलाजमीन को झटका लगा है। EPFO को इस फैसले से 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके बाद जो अहम खबर है वो आधार के ताल्लुक से है। काफी अरसे से ये मांग उठ भी रही थी और अब ऐसी चर्चा है कि आधार को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने की तजवीज़ पर हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि हुकूमत आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने पर गौर कर रही है। आधार को इलेक्शन कार्ड से जोड़ने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश की गई थी। अगली खबर है बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखती है। याद होगा कल आपको हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें 2 नौजवानों को कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे थे और उन नौजवानों को इसलिए पीटा जा रहा था, कहा जा रहा था कि वो उन पर गौकशी का इल्ज़ाम है। तो इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और अब ये खबर है कि 2 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। आखिरी खबर है कर्नाटक से। काफ़ी उम्मीदों के बीच कर्नाटक का बजट जो है वो आज पेश हो गया और कर्नाटक असेंबली में बजट पेश करने के दौरान नजरें खासतौर से जो अक़लियतों की नज़र इस बात लगी थी कि अक़लियतों के लिए इस बजट में क्या कुछ रहता है। तो ये जो खबर है कि अक़लियतों के लिए खुसूसन 200 करोड़ रुपए मख्सूस करने का ऐलान किया गया मुसलमानों के लिए और 200 इतनी ही रकम जो है वो क्रिश्चियंस के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी अनाउंस किया गया है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या डिटेल्स हैं इस बारे में हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। तो ये थी आज की 8 अहम खबरें। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं खुर्रम शहजाद और कोलकाता से हैं शबाना एजाज। कुछ देर में हमसे रऊफ भी जुड़ेंगे बेंगलुरु से। सबसे पहले हम आते हैं खुर्रम शहजाद के पास। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर कि पिछले तकरीबन 2 महीने से या कुछ जगहों पर 2 महीने से ज़्यादा का भी अर्सा हो चुका है, लगातार ये CAA NRC NPR के ताल्लुक से बातें हो रही हैं और आज हम एक ख़ास तस्वीरें भी दिखाने वाले अपने नाजरीन को कि महाराष्ट्र के अमरावती में एक अनोखे अंदाज का आज जो है वहाँ पर एहतजाज किया गया। जो एहतजाजी थे वो लोग खुद को कफन में उन्होंने उड़ा रखा था, उन्होंने कफन अपने बदन पर ओढ़ लिया था और उस तरह से लेट गए थे। ऐसा लग रहा था कि बाज़ाब्ता जैसे हम देखते हैं कि किसी मुर्दा शख्स को जब किसी मैयत को ऐसे रखा जाता है। तो ये सवाल हो रहा है कि एक तरफ
एहतजाज लगातार अब भी जारी है। दिल्ली में फसादात भी हुए, पार्लियामेंट में लगातार हंगामा हो रहा है फसादात के ताल्लुक से कि उससे बहस कराई जाए। पार्लियामेंट में आज 7 मेंबर ने पार्लियामेंट को कांग्रेस के उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया। इस बीच खुद हम आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल जमीनी हकीकत दिल्ली के फसादज़दा इलाकों की क्या है। क्या वहां पर जो लोग अपने घर को छोड़कर मजबूरन चले गए थे, खा वो हिंदू अपने इलाके से या मुसलमान अपने इलाके से, क्या अब वो वापस आ रहे हैं? दिल्ली हुकूमत ने जो कार्रवाई, जो स्टेप ऐलान किया था कि हम तमाम जो लोग हैं जिनके घर दुकान जले हैं या जो इमलाक जले हैं या बर्बाद हुए हैं, उनका तखमीना लगाकर उनको हम मुआवजा देंगे, तो इसकी हकीकत क्या नज़र आ रही है और साथ ही साथ रिलीफ कैंपों की क्या सूरत हाल है? खुर्रम, विशाल, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली के एक रिलीफ कैंप में हूं जो मुस्तफ़ाबाद ईदगाह में लगाया गया है। मेरे साथ जो लोग हैं ये तमाम वो पनाह गुज़ीन हैं या फिर आसपास के इलाके से आए हुए लोग हैं जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं या फिर इनसे मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आपको इस साइड से ज़रा आप लोग हट जाइए। इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये कैंप है, पूरा ये कैंप है। यहाँ पर तमाम जो पूरा कैंप का इंतज़ाम किया गया है। मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह है, कुछ एक हिस्सा ख़वातीन के लिए है। एक काफ़ी बड़ा कैंप लगाया गया है, तकरीबन 1500 से 2000 लोगों के यहाँ पर ठहरने की जगह है। 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो सूरत हाल है वो यहाँ पर दिखाई देती है कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो अभी तक लौट नहीं सके हैं। हालांकि हर किसी का ये कहना होता है कि जब उनके साथ उनको राहत मिल रही हो रही है। देखिए मेरे साथ एक खातून यहाँ पर आ गई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी बताइए क्या कह रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम करावल नगर के वासी हैं, हमारे लिए कोई मदद नहीं है। हमारा घर भी सब लूट गया है, हमारी बच्चों की कॉपी किताब तक भी नहीं है। तो हमारी लड़की 10वीं क्लास में, वो बोर्ड का पेपर कैसे देगी? हमारी बच्ची के पास पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। हमारे घर कोई चला जाए तो उसके लिए पानी पीने के लिए गिलास कटोरी भी नहीं, सब कुछ लूट लिया। हम घर में सिलाई कर करके अपने घर में बच्चों को पालते, कैसे पालेंगे? 1-1 बजे तक सड़क पे पड़े रहते हम लोग बच्चों को लेके, और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। ना कोई पुलिस जा रही, ना कोई मीडिया जा रही, कोई भी नहीं जा रहा हमारे यहाँ। कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा, ना हमें कुछ मदद मिल रही। आप जो बता रही हैं ये किस इलाके की बात है? करावल नगर की है ये, न्यू सवापुर करावल नगर की बात है ये। वहाँ के घर लुट गए, घर के घर बर्बाद हो गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या सुनवाई हो रही? कुछ भी नहीं हो रही। दुकानें भी पूरी जला दी, घरों में भी आग लगा दी, सब घर लूट लिया। सोना चांदी जो बच्चों के लिए बना रखे सब लूट लिया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि फौरी तौर पर वो कुछ मदद जरूर देगी, क्या ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मिला अभी हमारे को कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा आपको मदद मिली क्या? जी नहीं, कुछ नहीं मदद मिली अभी हमारे को सरकार भी जला। हमारी दुकान, नीचे दुकानें थी वो सब जल गई, ऊपर हम रहते थे वो भी सब जल गया, सब लूट पाट लिया। हमने अपनी जान कैसे बचाई उससे हमें पता है। बच्चों के मुंह में कपड़ा डाल के रखा है, हमें पता है। हम लोग बहुत देखिए अपने आगे, हम लोग हमारे बच्चे, हमारी बच्ची अभी तक बुखार में पड़ी है डर के हमारे, अभी उसको होश भी नहीं है। उससे जगह जगह आप लोग अब क्योंकि हालात पिछले 8 दिनों से ठीक हुए हैं, आप लोग वापस जाने के लिए तैयार हैं? हिम्मत नहीं हो रही, हमें मरना नहीं है, हमें डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे अभी। कोई पुलिस भी नहीं है, वहाँ कोई पुलिस नहीं है, जगह जगह पुलिस भी नहीं है। हम कैसे रह पाएंगे वहाँ पे? डर लगता है हमें वहाँ जाने में भी। विशाल देखिए ये ज़मीनी हालात ये हैं कि करावल नगर के रहने वाले हैं। हालांकि मैं मुस्तफ़ाबाद की जिस ईदगाह में हूँ यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर वो शिव विहार के हैं। उनका दर्द देखिए और इनका दर्द देखिए। कुछ हिंदू भाई हैं वो भी अलग हैं। यानी कि अभी यहाँ पर मौलाना कल्ब जवाद आए थे, उन्होंने बताया कि जो भी गरीब है यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग दिखाई देते हैं जिनका सब कुछ जल गया है या फिर लूट गया है। जो गरीब नहीं थे वो भी अब गरीब बन गए हैं। मेरे साथ और भी लोग कितनी बड़ी तादाद लगभग यहाँ पर उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ पर पनाह ले रखी है, और इनमें क्या किसी खास इलाके के लोग मौजूद हैं या कई इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं? इनके सुबह से शाम किस तरह गुजर रहे हैं? सरकारी इमदाद की कितनी उम्मीदें हैं इन्हें? बिल्कुल, यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, यहाँ के कैंप से मौजूद है। ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर अब तक कितने लोग आ चुके हैं और इनकी सुबह शाम इनका इंतज़ाम कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पर अभी तक ऑलमोस्ट 1000 लोग यहाँ पर अभी रिलीफ कैंप में हैं हमारे साथ।
और इनके खाने का और अभी फ़िलहाल जिस रहने का आपने देखा टेंट्स हैं यहाँ पर, फीमेल्स के अलग और मेल्स के अलग हैं। और इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं अभी, जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर ये कैंप लगाए और सारे इनके डेटा अब तैयार किया जा रहा है ताकि इन्हें जो आर्थिक है सहायता करी गई है जो सरकार की तरफ से, इनके वो फॉर्म्स यहाँ पर भरे जा रहे हैं। यहाँ पर एक लीगल एड हमने बनाया गया है, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट यहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं अब, जाके जो ये सदमा इन लोगों को मिला है वो कवर हो सके। शुक्रिया। तो विशाल तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पर लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। 1000 के करीब यहाँ पर लोग हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अब तक आप लोग वापस जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हालांकि आपके इलाकों में सिक्योरिटी पहुँच चुकी है, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। दिलों में हमारे खौफ बैठा हुआ है, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे वहाँ। जब हमारे दिलों में खौफ निकल जाएगा, हमें सरकार सुविधा देगी तब हम जा सकेंगे, उससे पहले किस इलाके के हैं खुर्रम और इनके साथ हुआ क्या था? आम लोगों की तरफ से जो मदद आ रही है क्या वो काफी है? जो हमें मिल रही है मदद, जो हमारे लिए आ रही है वो हमें नहीं मिल पा रही है। आप मुझे ये बताइए आप किस इलाके के हैं और आपके साथ क्या हुआ था? हम शिव बिहार के हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम लोग बेघर हो गए हैं, हमारा जो था वो सब चला गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बाकी। कैसे हुआ था ये सब? ये सब दंगे में हुआ है, दंगा हुआ है तो हम लोग डर के वजह से भागे आए हैं, हम वहाँ जा नहीं पा रहे, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है सर। आप हमें ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे आप लोग वहाँ से निकले हैं? हम लोगों को जैसे हम निकले वो हमें ही पता है कि हम किस तरीके से निकले। हमने अपने बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के रखा, हमारे बच्चे बेहोश तक हो गए, होश भी नहीं रहा हमारे बच्चों को। हमारा सब घर वर सब जल गए, सब लूट गए, सब लूट लिए गए, लेकिन हमारे और हम हिंदुओं के घरों में दुब गए, लेकिन हमें वहाँ भी हमें इतना खतरा था कि हमारी जान पे इतनी बनाई कि हमें पता है कि हम कैसे पैदल भागे। सर पे दुपट्टा नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी, बदन पे आदमियों के भी बदनों पे कपड़े नहीं थे, बच्चे भी ऐसे डर के मारे से हमें बहुत दूर तक हम लूटपाट हुई। ये गोकुलपुरी में हुआ है, ये करावल नगर की बात है, न्यू शवापुर करावल नगर की बात है ये। आप कहाँ से हैं और बताइए आपके साथ क्या हुआ था? जनाब मैं तो यही मुस्तफाबाद से हूँ। और क्या कैसे आप लोगों ने इनकी मदद की है? क्या मैं सबसे पहले हुकूमत का भी हौसला अफजाई करता हूँ और मैं इससे NGO की भी हौसला अफजाई करता हूँ और मैं यहाँ के जो वासिंदा लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। उन लोगों ने यहाँ पर एक मदद दी है और इन लोगों के लिए एक इनकी सहायता की है। आप कहाँ से हैं? आप भी करावल नगर से हैं और शिव विहार और दूसरे इलाकों से लोग होंगे। आप कहाँ से हैं? बताइए आपके साथ क्या हुआ था? सर घर में आग लगा दी गई। किस दिन की बात है ये सर करीब 25 तारीख की 12-12:30 बजे की ये बात है। वहाँ से हम जान बका के भागे रात को 1:30 बजे, नीचे जितने भी सामान सब में आग लगा दी। अब आप बताइए ये जो आग लगाई गई थी कब लगाई गई और आप लोग कैसे निकले? हम ऐसे निकले जब उसमें दूसरी दुकान में आग लगाई थी तो हम ऐसा दूसरे के बराबर में घर में बढ़ गए हैं। हमने खुद देखा जो ऊपर से सामान फेंक कर टीवी फ्रिज सब उन्होंने भी भगा दी। फिर हम मुश्किल से जान बचा कर भागे, बच्चों को घर में बंद कर करके। ये जी आप कुछ कह रही हैं, बताइए। 1.5 साल का मेरा बच्चा जल गया आग लगे में, उसमें पोता मेरा बच्चा जल गया। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ बताइए क्या हुआ, कैसे आपका पोता जला? वो आग में जला, वो सो रहा था, जैसे उठाने गए आग पड़ गई उसके पैर पर। अच्छा, वो जल गया। किस तरीके से निकले आप लोग वहाँ से? बस छतों पर जिसके घर बैठे उन्होंने भगा दिए कि हम रोल मचा मर जाओ। देखिए इनके ये जो खातून हैं इनके अभी चोट लगी हुई है और यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं करावल नगर के हैं, शिव विहार के इलाके के लोग हैं। 1000 के करीब यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। आप जरा इनसे ये पूछिए, ये लोग ठीक है, ये लोग अभी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में ईदगाह मैदान में राहत कैंप पे हैं, लेकिन क्या इनको ये मालूम है कि दिल्ली हुकूमत ने जो इमलाक तबाह हुए हैं दुकान या मकान उसका सर्वे कराना शुरू किया है? क्या इन्हें ये खबर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें मालूम नहीं और वो उस फायदे से ये जो है महरूम रह जाएं? बिल्कुल। क्या आपको मालूम है
कि दिल्ली सरकार ने जिन लोगों के दुकान या मकान तबाह हुए हैं उसका सर्वे करा रहे हैं। क्या आप लोग को ये मालूम है कि आप लोगों ने उस सिलसिले में कोई फॉर्म भरा है, प्रोसेस किया है? सर फार्म तो भरा, अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं, ना कोई हमें सरकारी मदद मिल चुकी है अभी तक। नहीं कोई मदद मिली। ठीक है, आप लोगों को पता है दो बार तो मस्जिद में भी आग लगा दी। सर नहीं, इस बारे में हमें कोई पता नहीं। जो हैंड टू हैंड बता रहे थे 25,000 रुपये देने को, वो मदद हम तक अब तक नहीं पहुँची। आप लोगों ने क्या फॉर्म भर दिया है? हाँ फॉर्म तो भर दिया, हम अगर कुछ नहीं हुआ अभी हमारी सब कुछ भर दिया, सारी इंक्वायरी हो गई, लेकिन अभी तक किसी तरह की हेल्प नहीं हुई है। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए जी। हाँ, आप कहाँ से हैं सबसे पहले ये बताइए? हाँ, शिव विहार गधा चौक पे यानी श्री राम चौक पे मेरी दुकान थी मोबाइल की। मेरी दुकान जो है रात की 24 तारीख की रात को 11 बजे लूट ली। लूटने के बाद उसका सामान बाहर निकाल के और उसे जला दिया, समझे। अब मेरा बेटा रही चलाता था और उस दुकान से मेरा परिवार पल रहा था। आज बिल्कुल मेरा परिवार बेकार हो चुका है। मेरा लड़का पागलों की तरह घूम रहा और कहता पापा मैं क्या करूं, दुकान जल गई, खत्म हो गई। हाँ। सरकार ने ऐलान किया है और सर्वे भी कराया जा रहा है। क्या आप लोग को खबर है? क्या इसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम जो मुआवजा है वो तो मिल सके? कोशिश कर रहे हैं, हमने फार्म भी भरा है, कंप्लेंट भी करी है, लेकिन कंप्लेंट की हमें रिसीविंग नहीं मिली अभी। और मतलब कोई किसी तरीके की अभी हमें मतलब कैसी भी मदद अभी नहीं मिली। सर्वे करने वाले लोग अलग जगह घूम रहे हैं, क्या आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? वो मतलब हम दुकान पर जाते हैं डरते हुए, लोग वहाँ कहते हैं कि आए थे और देख के फोटो वोटो कर ले गए, इंक्वायरी कर ले गए, लेकिन हमारे पास कोई किसी का ना फोन आया। हमने कंप्लेंट करी, उसमें नंबर भी डाल रखे हैं और फार्म भरा है, उसमें भी सारा एड्रेस बैक। तो ये खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। खुर्रम इस वक्त सीधे तौर पे बात कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद जो इलाका है दिल्ली का, जहां पर एक रिलीफ कैंप, राहत कैंप बनाया गया है। वहां पर वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद है। 1000 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो आबादी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो अलग अलग इलाकों से अपनी जानों को बचाकर यहाँ वो पहुंचे हैं। ये अपने घरों को लौटना नहीं चाह रहे, इनके दिलों में खौफ है। अब ये दिल्ली हुकूमत की और वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी है कि खौफ कैसे इनके दिलों से दूर हो और जल्द से जल्द ये अपने घरों में वापस लौटें। और जिस तरह से दिल्ली हुकूमत ने घरों के, दुकानों के नुकसानात के मुआवजे देने का ऐलान किया है वो पूरा हो सके। खुर्रम, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हम अब रुख करेंगे कोलकाता का। मैं आपको बता दूं कि CAA, NRC और NPR को लेकर लगातार मुल्क के कई हिस्सों में अब भी एहतजाज हो रहे हैं। एक तस्वीर है अमरावती से कफन आंदोलन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वक्त। पहले उसके बाद हम शबाना के पास जाएंगे, अपने नुमाइंदे के पास। कफन आंदोलन, जी हां, महाराष्ट्र के अमरावती में CAA, NRC, NPR का एक अनोखे अंदाज में एहतजाज देखा गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से कफन ओढ़कर, यानी अमरावती की तस्वीर है ये, कफन आंदोलन। और ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल एक लाइन से जो है वो मुर्दे जो है उनको लिटा कर रखा गया है, या वो ये मैयत है जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये दरअसल एक एहतजाज है, ये एहतजाज है और इस एहतजाज के ज़रिए से ये चाह रहे हैं कि ये जो इनकी आवाज़ है CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़, वो आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे। और ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अमरावती की, कफन ओढ़कर ये आंदोलन किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उदगीर की तस्वीर है, जहां पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह, जैसे दिल्ली का शाहीन बाग है, कोलकाता का पार्क सर्कस है, इलाहाबाद का रोशन बाग है, उस तरह से ये उदगीर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, यहाँ भी लगातार 44 दिन हो चुके हैं खवातीन धरना लगातार इनका जारी है। खवातीन का धरना, यही मांग है कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो है ये जो कानून बना है इसे वापस हुकूमत किसी भी सूरत में ले ले। अब सीधे रुख करते हैं कोलकाता का। कोलकाता में आज रैली निकाली गई थी जमात उलमा हिंद की तरफ से, और इस रैली में आज क्या कुछ हुआ, इनके डिमांड्स क्या थी, शबाना आपसे मैं जानना चाहूँगा। कोलकाता में, खासतौर से पूरे मगरबी बंगाल में और ख़ास तौर से कोलकाता में, इसको लेकर लगातार आज मतलब एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज क्या ख़ास था इस ताल्लुक़ से, किन लोगों ने ये रैली निकाली थी? और अब एक ऐसे बोर्ड पर बात आ गई जहाँ पर कई रियासतों में सीधे सीधे NPR के ताल्लुक़ से अब एहतजाज हो रहा है। कोलकाता में आज क्या हुआ? बिल्कुल, देखें कि कोलकाता में लगातार एहतजाज चल रहा है CAA, NRC को लेकर। अभी भी खवातीन का एहतजाज 2 महीने होने वाले हैं, 58 डेज और या
60 दिन जो है वो इस धरने का हो चुका है। आज इसके साथ साथ जहां खवातीन धरने पे बैठी हैं, वहीं जमात इस्लामी और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से रैली भी निकाली गई, एहतजाजी रैली निकाली गई। आप देखें कि खवातीन बैठी हैं, हमारे साथ हैं ऑर्गेनाइजर, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका धरना जी, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, ऑर्गेनाइजर असमत जमील है। बिल्कुल हमारा धरना जारी रहेगा। आज हमारा 59 दिन हो गया है, 59 डेज हो गया है। 7 तारीख से हम लोग आए थे। बिल्कुल जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून हट नहीं जाता है। तो देखिए, सीए एनआरसी को लेकर खवातीन जो है, खवातीन के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। वो अब भी यहाँ बैठी हैं और तमाम तर परेशानियों के बावजूद कोलकाता के पास सर्कस मैदान में बैठी हैं। और एक ऐसे वक्त में जब कोलकाता में बहुत बारिश हुई थी, कल रात बर्फ गिरे थे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद खवातीन यहाँ बैठी थी और सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हमारे साथ जमात इस्लामी के भी अमीर हल्का है, हम उनसे भी बात करेंगे। आज आप लोगों ने रैली निकाली, क्या मकसद था? देखिए, दिल्ली में बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मदद से कत्लेआम कराई गई है। सीएए, एनपीआर और एनआरसी की जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कत्लेआम किया गया। हम चाहते हैं कि जो भी कत्लेआम में मुलविस है, पुलिस एहलकार हो या संगी गुंस हो, उनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाया जाए और ये जो कत्लेआम हुआ है उसकी जुडिशल इंक्वायरी फौरी किया जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। साथ ही साथ 1 मार्च को अमित शाह कलकत्ता आए थे और वो यहाँ आते वक्त उनके कार्यकर्ताएं गोली मारो स्लोगन लगाए। हमें इसके अंदेशा है, गुजरात में जिस तरह से कत्लेआम किया गया, गोली मारो स्लोगन के बाद दिल्ली में कत्लेआम हुआ, फिर कलकत्ता में भी वही स्लोगन उठते हैं। तो कलकत्ता में या बंगाल में दिल्ली जैसा मॉडल, गुजरात जैसा मॉडल को आमदानी करने की एक साजिश उनको है। तो इसके लिए हम इसकी मुखालफत में रैली निकाले और फिर आज के जनसमावेश पेश किए कोलकाता में। हम चाहते हैं कि फौरी सीएए लगातार ये धरना चलता रहेगा, ये एहतजाज चलता रहेगा सीए और एनआरसी को लेकर? जी, सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ ये एहतजाज है, ये रेगुलर चलता रहेगा। यहाँ पर माएँ और बहनें भी बैठी हैं और पूरे मुल्क भर में ये एहतजाज चल रहा है। इस अज़्म के साथ चल रहा है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके बावजूद आज भी जैसे आप लोग लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, आज भी रैली निकाली? जी, ये तो लगातार ये हमारी तहरीक चल रही है और अभी भी ये तहरीक जारी रहेगी। तो परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन अभी हमारे सामने दस्तूर की हिफाजत जो है ये बड़ा मसला है, क्योंकि दस्तूर है तो हमारा मुल्क है और अगर दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर हमारा मुल्क जो है उसकी सालमियत खतरे में पड़ेगी। तो मुल्क को बचाने की ये तहरीक है। तो लगातार एहतजाज जारी है, हालांकि कई